आज हमारे सामने असीम सिंघल की किताब है 51 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और इसे ज़ेब्रा लर्न ने प्रकाशित किया है। पहली नजर में ही मतलब ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बनी है। बिल्कुल। ये तो एक पूरा लर्निंग सिस्टम जैसा लगता है, जैसे कोई वर्कशॉप हो जिसे पन्नों में बांध दिया गया हो। बिल्कुल सही कहा। इसका जो डिजाइन है ना, वो एक्टिव लर्निंग पर ही आधारित है। हर रणनीति के साथ आपको चार्ट्स मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन है और सबसे खास बात QR कोड्स। हाँ, वो तो कमाल है। मतलब आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कोड स्कैन करते हैं और फिर सीधे लेखक का वीडियो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो वो थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का जो गैप है वो खत्म हो जाता है। और मैंने देखा 11 ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के तो बैक टेस्टेड रिजल्ट्स भी दिए हैं, पिछले 5 साल के। हाँ, यानी कोई खोखले दावे नहीं, पूरी तरह से डेटा के साथ बात की गई है। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ इन 51 रणनीतियों की एक लिस्ट बनाना नहीं है। हम मतलब इस किताब की आत्मा में उतरने की कोशिश करेंगे। हम ये समझेंगे कि बाजार को देखने का वो नजरिया क्या है जो एक आम निवेशक को एक स्मार्ट ट्रेडर से अलग करता है। और हम ये भी देखेंगे कि क्या ट्रेडिंग सिर्फ सही रणनीति चुनने का नाम है या फिर ये अपने दिमाग और अनुशासन को क्या कहते हैं, साधने का खेल है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं लेखक के गुरुजी की एक बहुत ही मतलब गहरी सीख से। ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई। किताब के शुरू में लेखक अपने गुरुजी से पूछते हैं कि इतनी सारी जानकारी है, इतना शोर शराबा है, तो ट्रेडिंग की शुरुआत करें कहां से? हाँ। तो गुरुजी उन्हें कोई चार्ट या इंडिकेटर नहीं दिखाते। वो कहते हैं आसमान की तरफ देखो। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग का पूरा सार छिपा है। गुरुजी ये समझाते हैं कि जब हम आसमान को देखते हैं तो वो हमें एकदम शांत और साफ दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल। घूम रहे हैं, टकरा रहे हैं, वो एक तरह का खगोलीय शोर है। लेकिन दूर से देखने पर हमें सिर्फ वो बड़ी तस्वीर यानी वो शांत आसमान दिखाई देता है, वो शोर नहीं सुनाई देता। बिल्कुल। और यही तो पोजिशनल ट्रेडिंग का सिद्धांत है। जब आप बाजार को एक लंबे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, जैसे वीकली या मंथली चार्ट्स पर, तो आप रोज रोज की जो छोटी मोटी हलचल है, जिसे हम नॉइज कहते हैं, हाँ, वो नॉइज या शोर, आप उससे ऊपर उठ जाते हैं और आपको बाजार का जो मुख्य ट्रेंड है उसकी असली दिशा वो साफ दिखाई देने लगती है। एक पोजिशनल ट्रेडर हर मिनट स्क्रीन को नहीं घूरता, वो धैर्य के साथ उस साफ आसमान को देखता है। लेकिन इसमें एक दुविधा है। अगर हम रोज की उठापटक को शोर मानकर नजरअंदाज कर दें तो कहीं हम ट्रेंड में बदलाव का जो शुरुआती संकेत है वही ना चूक जाएं। ऐसे नहीं हो सकता कि जिस छोटी सी चिंगारी को हम शोर समझ रहे हैं वही आगे चलकर जंगल की आग बन जाए। बहुत अच्छा सवाल है ये, और इसका जवाब है कि पोजिशनल ट्रेडर अंधा होकर नजरअंदाज नहीं करता। वो छोटे टाइम फ्रेम के शोर को फिल्टर करने के लिए बड़े टाइम फ्रेम के मजबूत टूल्स का इस्तेमाल करता है, जैसे मान लीजिए 20 हफ्तों की मूविंग एवरेज। अच्छा। जब तक कीमत उससे ऊपर है वो मानता है कि मुख्य ट्रेंड मजबूत है, और ये जो छोटी मोटी गिरावट है ये सिर्फ एक पुल बैक है, ये शोर है। वो ट्रेंड बदलने का संकेत तब मानता है जब बड़े टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर बदलता है। तो वो शोर को फिल्टर करता है, खुद को बहरा नहीं बनाता। समझ गया। तो ये तो हुई बड़े नजरिए से शोर को फिल्टर करने की बात। लेकिन बाजार में एक और तरह का शोर है, या यूं कहें कि एक अदृश्य हाथ है जिसे स्मार्ट मनी कहते हैं। और इस पर किताब में एक ऑपरेटर से मुलाकात का किस्सा है जो किसी थ्रिलर फिल्म के सीन जैसा लगता है। हाँ, वो 2004 की बारिश वाली कहानी, वो रिटेल ट्रेडर के सारे भ्रम तोड़ने के लिए काफी है। लेखक बताते हैं कि वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के पास बारिश में फंसे थे जब उनकी मुलाकात एक ऑपरेटर से हुई। बातचीत में लेखक ने कहा कि बाजार बहुत बुलिश लग रहा है, सब कुछ ऊपर जा रहा है। इस पर उस ऑपरेटर ने एक ऐसी बात कही जो मतलब चौंकाने वाली थी। क्या कहा उसने? उसने कहा ये खरीदने का नहीं, बेचने का समय है। और जब लेखक ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि आप जैसे लोग लाखों रिटेल निवेशकों की उम्मीदें क्यों तोड़ते हैं, तो उसका जो जवाब था वो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। उसने कहा हम आपका स्टॉप लॉस नाश्ते में खाते हैं। ये लाइन सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने आगे ये भी कहा रिटेल निवेशक लालच में आकर खुद को सरेंडर कर देते हैं, वे गिरते हुए चाकू को पकड़ते हैं, हम नहीं। ये एक लाइन, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी SMC की पूरी फिलॉसफी को खोल कर रख देती है। SMC ये मानता है कि बाजार को असल में बड़े खिलाड़ी चलाते हैं, जो संस्थागत निवेशक हैं, FIIs, DIIs, बड़े ऑपरेटर्स। हाँ। उन्हें बड़ी मात्रा में खरीदने या बेचने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है, और वो लिक्विडिटी मिलती कहाँ है? जहां हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं।
बिल्कुल वही मिलती है। तो मतलब जो हम सोचते हैं कि एक नेचुरल सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल टूट रहा है, वो असल में किसी की बनाई हुई बिसात है ताकि हमारे स्टॉप लॉस हिट हों और उन्हें खरीदने या बेचने के लिए ऑर्डर्स मिल जाएं। काफी हद तक यही सच है। वो जानबूझकर कीमत को ऐसे लेवल पर लेकर आते हैं जहां ज्यादातर लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं। किताब में 2 कॉन्सेप्ट्स का जिक्र है। एक है बॉस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और दूसरा है चॉच। चॉच यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। हाँ, बॉस का मतलब है कि ट्रेंड जारी है, कीमत नया हाई या लो बना रही है। लेकिन चॉच तब होता है जब ट्रेंड के बदलने का पहला संकेत मिलता है। स्मार्ट मनी इन्हीं पॉइंट्स पर अपना खेल रचती है। वो ट्रेंड के खिलाफ जाकर लिक्विडिटी बनाती है। तो ये जो स्मार्ट मनी का खेल है, ये तो दशकों से चल रहा होगा। क्या बाजार के पुराने जानकारों ने इस साइकिल को पहचानने का कोई तरीका नहीं बताया? कोई ऐसा रोड मैप जिससे पता चले कि स्मार्ट मनी कब खरीद रही है और कब बेच रही है? बिल्कुल बताया। और यहीं पे चार्ल्स डाउ की 100 साल से भी ज्यादा पुरानी थ्योरी काम आती है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। डाउ थ्योरी को टेक्निकल एनालिसिस का आधार माना जाता है और ये स्मार्ट मनी के पूरे ऑपरेशन को एक चक्र के रूप में समझाती है। हाँ, बाजार के वो 4 चरण। सही। पहला चरण है एक्यूमुलेशन फेज। ये वो दौर है जब बाजार में निराशा का माहौल होता है। पिछली गिरावट से सब डरे हुए हैं और हर तरफ बुरी खबरें होती हैं। और इसी माहौल का फायदा उठाकर स्मार्ट मनी चुपचाप धीरे धीरे बिना किसी का ध्यान खींचे माल जमा कर रही होती है। और फिर आता है दूसरा फेज, मार्कअप फेज। जब स्मार्ट मनी की खरीदारी पूरी हो जाती है तो वो बाजार को ऊपर धकेलना शुरू करते हैं। अच्छी खबरें आने लगती हैं, मीडिया में एक्सपर्ट्स तेजी की बातें करते हैं और हम जैसे रिटेल निवेशक जो अब तक डरे हुए थे, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उस मौका छूट जाने के डर से बाजार में कूद पड़ते हैं। और यही वो दौर है जब असली तेजी दिखती है। और इस तेजी के चरम पर शुरू होता है तीसरा चरण, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। बाजार अभी भी मजबूत दिख रहा होता है, उत्साह का माहौल है, लेकिन पर्दे के पीछे स्मार्ट मनी अपना मुनाफा वसूलना शुरू कर देती है। वो अपना जमा किया हुआ माल उन्हीं रिटेल निवेशकों को धीरे धीरे बेच रही होती है जो अभी अभी बाजार में आए हैं। और जब उनका माल बिक जाता है तब आता है आखिरी और सबसे दर्दनाक चरण, मार्कडाउन फेज। बिल्कुल, स्मार्ट मनी के सपोर्ट के बिना बाजार गिरने लगता है, उत्साह खत्म हो जाता है, घबराहट फैलती है और देर से आने वाले निवेशक नुकसान में बेचना शुरू करते हैं, जिससे गिरावट और तेज हो जाती है। और फिर इसी मलबे पर एक नए एक्यूमुलेशन फेज की नींव रखी जाती है। ये चक्र समझना तो किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप बाजार में कब घुस रहे हैं, जब स्मार्ट मनी खरीद रही है या जब वो आपको बेच रही है। सही बात है। तो चलिए अब इन गहरी बातों को जमीन पर उतारते हैं। किताब में दी गई कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियों पर आते हैं। एक रणनीति तो सीधे सीधे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से जुड़ी है, स्विंग ट्रेडिंग विद इंस्टीट्यूशनल मूव्स। इसमें पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक्स की बात की गई है। ये क्या चीज है? ये एक तरह से स्मार्ट मनी के पैरों के निशान खोजने जैसा है। सोचिए, एक बड़े संस्थान को किसी स्टॉक के मान लीजिए 10 लाख शेयर खरीदने हैं। अगर वो एक साथ ऑर्डर डालेंगे तो कीमत आसमान पर पहुंच जाएगी। हाँ बिल्कुल। इसलिए वो इसे टुकड़ों में करते हैं। जब वो खरीदते हैं तो कीमत में एक तेज उछाल आता है। अब वो उस ऊंची कीमत पर और नहीं खरीदना चाहते, तो वो इंतजार करते हैं कि कीमत वापस नीचे आए। बिल्कुल, वो उस जगह पर जहां से उन्होंने पहली खरीदारी शुरू की थी अपने पेंडिंग लिमिट ऑर्डर्स लगाकर रखते हैं। ये उनका ऑर्डर ब्लॉक होता है। एक रिटेल ट्रेडर के लिए ये एक सुनहरा मौका है। कैसे? जब कीमत घूमकर वापस उस जोन में आती है तो उन पेंडिंग ऑर्डर्स की वजह से उसे जबरदस्त सपोर्ट मिलता है और कीमत फिर से तेजी से ऊपर जाती है। ये रणनीति हमें सिखाती है कि लहरों से लड़ने की बजाय बड़ी मछली के साथ तैराकी कैसे की जाए। वाह, ये तो वाकई उनके नक्शे कदम पर चलने जैसा है। अच्छा, किताब में एक और पैटर्न का जिक्र है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, VCP यानी वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। इसे मार्क मिनर्विनी जैसे दिग्गज ट्रेडर्स ने लोकप्रिय बनाया है। हाँ, VCP का सिद्धांत जो है वो फिजिक्स और बाजार की साइकोलॉजी का एक खूबसूरत मेल है। इसका जो मूल विचार है वो ये है कि किसी भी बड़े विस्फोटक मूव से ठीक पहले कीमत की जो अस्थिरता है, जो वॉलेटिलिटी है, वो सिकुड़ जाती है। हाँ, वो सिकुड़ जाती है। आप चार्ट पर देखेंगे कि स्टॉक ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, लेकिन अगली बार और भी कम नीचे आता है। हर पुल बैक
पिछले वाले से छोटा होता जाता है। जैसे कोई स्प्रिंग हो जिसे बार बार दबाया जा रहा हो और वो हर बार और ज्यादा कसता जा रहा हो। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये दिखाता क्या है? ये दिखाता है कि बेचने वाले कमजोर पड़ रहे हैं, उनकी सप्लाई खत्म हो रही है। पहली गिरावट में बहुत सारे सेलर्स थे, दूसरी में कम, तीसरी में और भी कम, और जब बेचने वाले लगभग खत्म हो जाते हैं और खरीदार धीरे धीरे स्टॉक जमा कर चुके होते हैं, तब एक छोटा सा धक्का भी कीमत को ऊपर ले जाता है। बिल्कुल रॉकेट की तरह। वीसीपी किसी बड़े ब्रेकआउट का सबसे भरोसेमंद संकेतों में से एक है, क्योंकि ये सिर्फ एक पैटर्न नहीं है, ये सप्लाई और डिमांड की लड़ाई का नतीजा दिखाता है। ये तो उन ट्रेडर्स के लिए बेहतरीन रणनीतियां हैं जो कुछ दिनों या हफ्तों के लिए ट्रेड होल्ड करना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो दिन में ही अपनी बाजी खत्म करना चाहते हैं? इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी किताब में एक बहुत ही व्यवस्थित रणनीति का जिक्र है, कंबाइंड ऑप्शन प्लस वीवैप। हाँ, और ये रणनीति उन लोगों के लिए खास तौर से अच्छी है जो ट्रेडिंग में अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाते, क्योंकि ये पूरी तरह से नियमों पर आधारित है। ये एक इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है ना? हाँ, ऑप्शन सेलिंग यानी इसमें खतरा तो ज्यादा होगा। सैद्धांतिक रूप से तो ऑप्शन सेलिंग में असीमित नुकसान हो सकता है, लेकिन ये रणनीति उस खतरे को मैनेज करने के लिए ही बनाई गई है। इसमें होता यह है कि सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास एट द मनी यानी एटीएम स्ट्रैडल बेचा जाता है। मतलब निफ्टी या बैंक निफ्टी की उस स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल और एक पुट दोनों एक साथ बेच दिए। बिल्कुल। इसका फायदा ये है कि अगर बाजार एक दायरे में घूमता रहता है, ज्यादा नहीं हिलता, तो समय बीतने के साथ, जिसे टाइम डीके या थीटा डीके कहते हैं, दोनों ऑप्शन के प्रीमियम घटते हैं और ऑप्शन बेचने वाले को फायदा होता है। सही। लेकिन असली जादू इसके स्टॉप लॉस में है। इसमें कोई मनमाना 20% या 30% का स्टॉप लॉस नहीं है। स्टॉप लॉस के लिए वीवैप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है। अच्छा, वो क्यों? रणनीति ये है कि जब आपके बेचे हुए स्ट्रैडल का कंबाइंड प्रीमियम बढ़ते बढ़ते वीवैप प्लान को छू ले, तो आप बिना सोचे समझे ट्रेड से बाहर निकल जाएं। ये दिलचस्प है। वीवैप को ही स्टॉप लॉस की तरह क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि वीवैप को दिन के दौरान बड़े संस्थानों का बैरोमीटर माना जाता है। अगर आपका प्रीमियम वीवैप को पार कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बाजार में एक मजबूत वॉल्यूम समर्थित मूव आ रहा है, जो आपके साइडवेज अनुमान के खिलाफ है। तो ये एक तार्किक एग्जिट पॉइंट है, कोई भावनात्मक फैसला नहीं। तो मतलब ये रणनीति आपको बताती है कि कब घुसना है, कब निकलना है, और बीच में भावनाओं के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ती। बिल्कुल। तो इन सभी कहानियों, सिद्धांतों और रणनीतियों को मिलाकर देखें तो इस किताब से एक बात तो साफ है, सफल ट्रेडिंग सिर्फ कुछ रणनीतियों को रट लेने का नाम नहीं है। ये तो बाजार की साइकोलॉजी, बड़े खिलाड़ियों की चाल और इन सबसे बढ़कर खुद के अनुशासन को समझने का खेल है। बिल्कुल। किताब का अंतिम संदेश भी यही है, ज्ञान ही शक्ति है। अपने वित्तीय लक्ष्य तय करें, एक विस्तृत ट्रेडिंग प्लान बनाएं जिसमें एंट्री, एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट के नियम साफ साफ लिखे हों, और सबसे जरूरी, लगातार सीखते रहें। हाँ, वो तो है। बाजार में हर ट्रेड एक सबक है, चाहे उसमें फायदा हो या नुकसान। नुकसान आपको सिखाता है कि क्या नहीं करना है, और फायदा आपके सिस्टम में विश्वास मजबूत करता है। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो विचार कर सकें। क्या सफल ट्रेडिंग हमेशा सबसे जटिल और सबसे अच्छी रणनीति खोजने के बारे में है, वो एक होली ग्रेल सिस्टम जिसकी तलाश में सब लगे रहते हैं, या फिर ये खुद को इतना अनुशासित और मजबूत बनाने के बारे में है कि आप एक औसत, एक सामान्य सी रणनीति को भी असाधारण निरंतरता और सटीकता के साथ लागू करके सफल हो सकें? असल लड़ाई बाजार के चार्ट पर है या हमारे दिमाग के अंदर?